अभी देखिए, अनुश्रेणी गति ही, जीव का गमन श्रेणियों में ही हुआ करता है। श्रेणी में गमन का मतलब बोर्ड नहीं है मेरे पास। ये देखिए त्रस नाड़ी है, क्या है, बहुत समझने का विषय है, ध्यान से देखिएगा। ये त्रस नाड़ी है जिसमें अपन त्रस स्थावर जीव रहते हैं और त्रस नाड़ी के बाहर सूक्ष्म स्थावर जीव रहते हैं। यदि किसी जीव का मरण हुआ तो मान लो यहां से मरा और यहां पे जन्म लेना है उस जीव को, तो क्या वो ऐसा चला जाएगा? नहीं जाएगा। सूत्र क्या कह रहे हैं? अनुश्रेणी गति ही, वो पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, कभी भी क्रॉसिंग मार के नहीं जाएगा। आप जैसा नहीं है, क्लास में आए तो भी बीच में घुस के आ गए। वो समझदार है, गेट से घुसेगा, पीछे जाएगा, उधर जाएगा, इधर आएगा और चुपचाप बैठ जाएगा। आ रही समझ में? सिर ढक लो अपने। अनुश्रेणी गति ही, यानी जीव का गमन श्रेणियों, श्रेणियां मतलब क्या कहलाती है? ये सब क्या हो गया आपका? श्रेणी हो गई। अनुश्रेणी गति, जीव कभी क्रॉसिंग वॉसिंग में नहीं जाया करता, वो स्ट्रेट लाइन में ही गमन करता है। ये जीव का नियम बता दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अविग्रहा जीवस्य, क्या हुआ इसका मतलब? विग्रह का एक अर्थ मैंने आपको बताया था शरीर, और दूसरा अर्थ है मोड़। मोड़ मतलब, ठीक है ना, ये मोड़ हुआ कि जैसे यहां से नंदीश्वर मंदिर जाना है, कोई मोड़ नहीं है, सीधे सीधे चले जाओ। अविग्रहा नंदीश्वर। अब यदि आपको यहां से दीपक भाई के घर जाना है, पहले लेफ्ट स्ट्रेट जाओ फिर लेफ्ट टर्न करो, तो ये हो गया मोड़। तो जीवों की बिना मोड़े वाली गति भी होती है। जब भी जीव सिद्ध बनेगा तो कौन सी गति होगी? अविग्रहा जीवस्य, वो सीधे जाके जन्म ले सिद्ध बनेगा। वो घूम फिर के ऐसे वैसे नहीं जाएगा, अपने सांप जैसे नहीं चलेगा ऐसे सरपट सरपट, वो तो सीधे स्ट्रेट में जाने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़े। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात, कि विग्रह वाली जो गति होती है, मोड़े वाली जो गति होती है, शरीर के लिए जो गति होती है, उसमें प्राक चतुर्भ्यः, यानी चार के पहले। प्राक शब्द कहने से क्या हो गया? चार के पहले, यानी तीन मोड़े वाली गति तक हुआ करती है। ठीक है, आया समझ में? मान लीजिए किसी जीव को यहां से यहां पे जन्म लेना है, ध्यान से देखिएगा। पहला तो देखो, यहां से यहां पे जन्म लेना है, तो क्या बना आपका सिस्टम? अविग्रहा जीवस्य ऋजुगति, एक भी मोड़ा नहीं हुआ। कितना समय लगा? देखो, 0 मोड़ा, कितना समय? कोई मोड़ नहीं आया तो कितने समय लगे? एक समय। पक्का सभी को? दूसरा पॉइंट देखिए, अब यहां के किसी जीव को यहां पर जन्म लेना है, आपने सूत्र पढ़ा अनुश्रेणी गति ही, वो श्रेणी के अनुसार ही गमन करेगा। कितना मोड़ा हुआ? एक मोड़ा। मोड़ तो एक ही हुआ ना, एक मोड़ा हुआ। समय कितने लगे? एक और एक 2 समय। आ गया पक्का? आगे बढ़िए। यह भी 2 डायमेंशन व्यू आपने पढ़ा है, मान लो ये 3 डायमेंशन में इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। किसी जीव को इस स्थान से इस स्थान पे जन्म लेना है, लेकिन ये देखो अभी जो मैंने बताया था उससे थोड़ा अलग स्थिति है। अलग स्थिति मतलब 3 डायमेंशन में अलग चल रहा है। वो जीव जाएगा इस तरीके से और ऐसे जाकर के फिर मोड़ा कहीं पर लेगा। मतलब इसको बनाऊं मैं, इसमें भी नहीं बन पाएगा। ये देखिए, ये जीव यहां पर है और इस जगह पे इसको जन्म लेना है।
तो ये जीव पहले तो पूरा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे घूमेगा और उसके बाद जाके यहाँ पे जन्म लेगा। अब आप बताइए कितने मोड़े हुए, एक और एक दो, समय कितना लगा, एक दो और, आ गई बात समझ में। 0 मोड़े वाले गति में एक समय, 1 मोड़े वाले गति में 2 समय, 3 मोड़े वाली गति में, हाँ वो भी आएगा अभी नेक्स्ट वाला भी। अब आपके 3 लोग के नक्शे में वापस देखिए, यदि किसी को त्रस नाड़ी के अंदर से बाहर निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेना है तो जो 3 मोड़े अभी हुए वो तो होंगे ही होंगे, और 1 मोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि कहाँ जन्म लेना है, ये त्रस नाड़ी के बाहर जन्म लेना है। तो अब मोड़े कितने हो गए, 3, समय कितना लग गया, आ गया सभी को। सूत्र क्या कह रहा है, विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्य, यानी जो मोड़े वाली गति होती है अधिकतम कितने मोड़े हो सकते हैं, 3 मोड़े, समय 4, मोड़े कितने, सीधा जाए 1 समय, 1 मोड़ा ले 2 समय, 2 मोड़े ले 3 समय, और 3 मोड़े ले तो 4 समय। स्ट्रेट लाइन में जाने में कोई मोड़ा नहीं है, ट्रायंगल में जाने में 1 मोड़ा होगा, और 3 डायमेंशन में देखेंगे तो 2 मोड़े हो जाएंगे। और यदि निष्कुट क्षेत्र यानी बाहर की तरफ जाएगा, त्रस नाड़ी के बाहर के क्षेत्र को निष्कुट क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निष्कुट। यहाँ पे जन्म लेगा तो कितने मोड़े बन जाएंगे, 3 मोड़े, और समय कितने, ये पक्का बैठ गया सभी को, वेरी गुड। आज तो सुबह पढ़ाया होता तो 1 रोटी ज्यादा खा लेता मैं तो, इतनी जल्दी समझ गए आप लोग। एक समया विग्रहा, यानी अविग्रह वाली जो गति होती है, स्ट्रेट लाइन, ऋजु गति जिसको कहा जाता है, कौन सी गति, उसमें 1 समय ही लगता है। कितना समय लगता है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा तो नहीं हो गया, एकम द्वौ त्रीन वाना हारकः, 3 नहीं 3, एकम द्वौ त्रीन वाना हारकः। विग्रह गति में जीव 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रहता है। अनाहारक का मतलब जानते हैं, जब शरीर संबंधी और कर्म संबंधी वर्गणाओं का आना बंद हो जाता है उस अवस्था को अनाहारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपना जो शरीर है ना भाई, ये सब वर्गणाएं लगातार आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। जिस समय ये वर्गणाओं का आना बंद हो जाए वो अवस्था क्या कहलाती है, अनाहारक अवस्था कहलाती है। अभी अपन कौन से जीव कहलाएंगे, उपवास करोगे तो भी कौन सी अवस्था है, क्योंकि ये तो पेट का उपवास किया मगर वर्गणाओं का उपवास तो नहीं हुआ, इसलिए आहारक। अनाहारक अवस्था मिश्र अवस्था में हुआ कर, विग्रह गति में हुआ कर, मिश्र में नहीं विग्रह गति में हुआ करती है। कब कब, तो जो 1 समय वाली गति हुई उसमें जीव अनाहारक नहीं होता, वो तो आहारक, क्योंकि एक बार में तो पहुंच ही गया वो सीधे। लेकिन जितने मोड़े हैं उतने समय के लिए जीव अनाहारक होता है। 1 मोड़े वाली गति में 1 समय के लिए अनाहारक, 2 मोड़े वाली गति के लिए 2 समय के लिए अनाहारक, 3 मोड़े वाली गति में 3 समय के लिए वो जीव अनाहारक होता है। और जैसे ही जन्म के सम्मुख होता है वैसे ही क्या बन जाता है, वापस आहार, मतलब वर्गणाएं वापस आना चालू हो जाती है। जीव नहीं घूमता, ये मरण के समय की बात है बस, अन्य समयों की बात नहीं है। मैं आपको पहले कहते विग्रह गति का मतलब क्या, मरण के समय एक शरीर छूट गया, दूसरे शरीर के लिए जो गति हो रही है उसकी चर्चा चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो विग्रह गति कब होती है, जब शरीर नहीं है तो विग्रह गति। उस समय कौन सा योग होता है, तो कार्मण का योग होता है। आया बस समझ, औदारिक शरीर है नहीं, वैक्रियक शरीर है नहीं, आहारक शरीर है नहीं, तेजस कोई कारण बनता नहीं है, तो उस समय कौन सा काय योग बनेगा, कार्मण काय योग। याद कर लो, विग्रह गति में कौन सा योग होता है, कार्मण काय योग। वातावरण से अपने योग्य आवश्यकताओं को जोड़कर जो जन्म हो जाए वह कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक नियम से सम्मूर्छन। पंचेंद्रिय में सम्मूर्छन भी होते हैं,
गर्भज भी होते हैं और उपपाद जन्म वाले। कैसे देखिए अब, गर्भज माता पिता के रज और वीर के मिलने से स्त्री के गर्भ में जिनका जन्म, गर्भ से जिनका जन्म होता है वो गर्भज कहलाते हैं। और देव और नारकियों का अंतर मुहूर्त में जो पूर्ण शरीर तैयार हो जाता है वह कहलाता है उपपाद जन्म। निश्चित स्थान पर जन्म होता है, वो फिक्स जगह है, वो कौन सा जन्म कहलाता है? उपपाद जन्म। इनके जन्म की योनियां क्या? योनि मतलब उत्पत्ति का स्थान, ये समझना बहुत जरूरी है। सचित शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस् तद्योनयः, यानी सचित्त है, सचित्त मतलब चित्त से सहित, जीवंत योनि। सचित्त का उल्टा करो अचित्त योनि, मिश्र करो सचित्ता चित्त योनि। हो गए 3 प्रकार की योनि, सचित्त योनि, अचित्त योनि, सचित्ता चित्त योनि। खदान सचित्त योनि है, पत्थर को निकाल दिया अचित्त योनि है, जहां पर कुछ तो टुकड़ा निकल गया कुछ रह गया, सचित्ता चित्त, यहां भी जीव उत्पन्न होने वाले हैं। ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा शब्द शीत, शीत योनि। यानी कोई सोचता होगा फ्रिज में जीव उत्पन्न नहीं होते, तो गलत फहमी छोड़ दो, वो डिफरेंट टाइप के उत्पन्न हो रहे हैं, वो शीत से संबंध जीव उत्पन्न हो रहे हैं, वो शीत योनि। फिर उसके बाद कौन सी योनि कही? शीत का उल्टा। आप देखिए सूत्र में सेतर लिखा हुआ है, ये 3 लिखने के बाद सतर यानी इनके उल्टे, फिर उसके बाद मिश्र लिखा हुआ है, तो इनमें मिक्सिंग वही मैं बना रहा हूं। शीत का उल्टा क्या हुआ? उष्ण योनि। हम क्यों लाइट के प्रयोग के लिए आपको कहते हैं कि हम लोगों से बचना चाहिए? क्योंकि जहां बिजली जलेगी वहां भी जीव उत्पन्न होंगे। आजकल चौकों में धड़ल्ले से लाइट जला के भोजन बनाया जा रहा है। आपने रात्रि भोजन की परिभाषा पढ़ी जरा सा? नहीं पढ़ी? आपसे तो वो ना सियार अच्छा है। सियार को जानते हो? सियार क्या करता है? वो सियार क्या करता है कि उसने रात्रि भोजन का त्याग किया, वो नीचे उतर के गया, देखा अंधेरा, वापस आ गया, ऊपर दिन नीचे अंधेरा, नहीं पीऊंगा। एक लड़का मुझसे बोलता है महाराज अब तो रात्रि भोजन का दोष ही खत्म हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले हैलोजन आ गए। मैंने कहा बेटा ऐसी बात मत कर, जिस दिन हैलोजन से कमल खिलना चालू हो जाए, जिस दिन सूरजमुखी का पौधा हैलोजन के हिसाब से घूमने लग जाए, उस दिन मैं मान लूंगा कि हैलोजन से रात्रि भोजन का दोष नहीं लगेगा। याद रखें, सूर्य के प्रकाश के जाते ही वातावरण में, अल्ट्रावायलेट रेस के जाते ही वातावरण में विषाणुओं की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है और जीवों की उत्पत्ति धर्म की दृष्टि से भी हानिकारक है। ठीक है ना। तो इसलिए भैया रात्रि भोजन त्याग का मतलब क्या? दिन का बना भोजन दिन में ही करना, यानी सूर्य के प्रकाश में बनाया हुआ भोजन सूर्य के प्रकाश में ही करना। इसका मतलब रोड पे जाके मत बैठ जाना, घर में उन स्थानों पर जहां पर सूर्य का प्रकाश आता है। महाराज पर क्या करें क्या करें? कितने दिन चौका लगा रहे हो? साल भर? कितने महीने भर? महीने भर कि हफ्ते भर? अरे महाराज 2 दिन का नंबर आता है, तो 2 दिन के लिए तुम गैस को उठा करके गैलरी में नहीं रख पा रहे हो, 2 दिन को ड्राइंग रूम में नहीं रख पा रहे हो। कम से कम भोजन की मुख्य सामग्री तो आप उजाले में आकर बनाओ, नहीं तो बस चटाक बटन जलाई और लाइट चालू और बनाना चालू कर दिया। गलत बात है। रात का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, ये रात्रि भोजन का त्याग कहलाता है। और हमारे आगम में एक सूत्र दिया है, आलोकित पान भोजन। व्हाट डू यू मीन बाय आलोकित पान भोजन? आलोक यानी सूर्य के प्रकाश के आने वाले स्थान पर बना हुआ भोजन। ये तो हम समझौता कर लेते हैं, उसमें हमने थोड़ा समझौता किया तो आप तो और गिर जाते हो। महाराज के सामने ही चटाचट चालू कर रहे हो। गलत बात है साहब, सुधार करना चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना, ढर्रे पर चलते रहोगे तो खुद भी दोषी बन रहे हो और साधुओं को भी दूषित कर रहे हो।
संव्रत, और एक तीसरी हो गई मिश्र, यानी शीत और उष्ण मिलने पर शीतोष्ण योनि। अरे आहार देना है, आहार देना है, जल्दी जल्दी कपड़े गीले करे, और वही गीले के गीले कपड़े पहन करके आ गए। शीतोष्ण योनि का निर्माण हुआ, क्योंकि वह ठंडा और शरीर का टेम्परेचर गर्म। ये जो धागे वागे पहने हो ना बहुत हाथों में, 5-5 लच्छियां है, उसके नीचे की स्किन कभी देखना, सड़ गई है। ये मत सोचना गोरी हो गई है, वो गोरी वोरी नहीं हुई, सड़ गई वहां की स्किन, क्योंकि वहां पर रोज 10 बार सम्मूर्छन जीवों का मरण हो रहा है। कौन से सम्मूर्छन? रक्षा सूत्र तो गया तेल लेने, ये तो सब हो गया क्या? जीवों का उत्पत्ति, जो जीवों की रक्षा नहीं कर पा रहा, कर्म उसकी कभी रक्षा करने वाला नहीं। कभी साधु आपको ये बात बताते ही नहीं है, डर के मारे। लोग बुरा मान जाएंगे, 100 बार मान जाओ, लेकिन आगम की बात तो स्वीकार करना पड़ेगा कि धागा बांधने के बाद जब धागा गीला होता है तो उसके नीचे के स्थान पर हमारी त्वचा से जुड़े होने के कारण संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन जीवों का जन्म भी होता है और घात भी होता है। हत्यारे हो हत्यारे। पसीना लगातार उत्पन्न हो रहा है, तो पसीना होने के कारण वहां पर सम्मूर्छन जीव भी उत्पन्न होते हैं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भैया अपना घोड़ा और अपना मैदान तो है ही चालू। फिर कह रहे संव्रत यानी ढकी हुई योनि, विव्रत इसकी उल्टी यानी उघड़ी हुई योनि, और उसके बाद मिश्र का मतलब कुछ उघड़ी और कुछ ढकी हुई योनि। जैसे मनुष्य आदि में ढकी हुई योनियां होती हैं, पशुओं में गाय भैंस आदि की योनि उघड़ी हुई हुआ करती है, और कुछ जीवों में कुछ ढका हुआ और कुछ उघड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से कितने प्रकार की योनियां हो गई? 9 टाइप्स, 9 प्रकार की। बोलिए कौन कौन सी? सचित्त, अचित्त और मिश्र, शीत, उष्ण और मिश्र, संव्रत, विव्रत और मिश्र, है ना। इस प्रकार से 9 प्रकार की योनियां हुई। ये किसके किसके पाई जाती, ये भी सुन लीजिए भैया। साधारण शरीर, साधारण शरीर जानते हो, निगोद बताया था आपको, ये कहलाती है सचित्त योनि। देव और नारकी जिस स्थान पर जन्म लेते हैं वह अचित्त योनि कहलाती है, और गर्भज जन्म जो अपना होता है वो सचित्त भी है और अचित्त भी है, सचित्ता चित्त। तेज कायिक और देव नारकियों को छोड़कर बाकी सारी योनियां ठंडी होती हैं, शीत योनि। तेज कायिक जीवों की योनि कौन सी होती है? उष्ण होती है, और देव नारकियों के जो योनि होती है वो शीतोष्ण योनि हुआ करती है। देव नारकी और एकेंद्रियों का उत्पत्ति स्थान संव्रत होता है, ढका हुआ होता है, और विकलेंद्रियों का विव्रत होता है, क्योंकि सम्मूर्छन जन्म है, नाली के खुले में हो रहे हैं आदि आदि।